यह अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हल्के छाए हुए कोहरे के बीच से होकर एटीसी टावर आदि दिख रहे हैं। उड़ने की तैयारी के साथ आगे बढ़ रही एतिहाद विमान के अंदर हूं मैं अभी। विमान रनवे लक्ष्य करके जा रहा है। अबू धाबी हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य चल रहे मिडफील्ड टर्मिनल बिल्डिंग वो दिख रही है। अरब के रेगिस्तानी जंगल के डिजाइन वाली इमारत। तीव्र गर्मी के धूल के पर्दे के उस पार उसके निर्माण का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। अगस्त के महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान मैं यहां से गुजर रहा हूं। अभी यहां तीव्र गर्मी का मौसम है। केरल में मूसलाधार बारिश का समय है। अभी कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पानी में डूबते जाने का समय। लेकिन यहां तीव्र गर्मी और धूल के चक्रवात चलने का समय है। यहां निर्माण कार्य चल रहा टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण पूरा होते ही वह शानदार लगेगा। दिसंबर 2019 को उसके कार्यक्षम होते ही दुनिया के बड़े हवाई अड्डों में से एक हो जाएगा अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ यात्रियों के स्वागत करने लायक बृहत आकार में उसका निर्माण हो रहा है। नए टर्मिनल के निर्माण पर कुल 10,000 करोड़ डॉलर खर्च होंगे। अधिक देरी के मेरा विमान रनवे से टेक ऑफ कर रहा है। सुबह के 8:20 का समय है अभी। विमान के अंदर के लोगों में अधिकांश सर्बिया के नागरिक हैं। रनवे पहुंचकर विमान तेजी से दौड़ने लगा। 5 घंटे लंबी एक आकाश यात्रा का आरंभ होने जा रहा है। यूरोप के बाल्कन प्रदेश की ओर है मेरी यह यात्रा। विमान यहां से सर्बिया के बेलग्रेड जाकर उतरेगा। वहां से आरंभ होकर मोंटेनेग्रो नामक देश के पोर्टगोरिका तक की लंबी यात्रा पर निकला हूं मैं। हमारे देशवासियों के द्वारा अधिक यात्रा न की गई 2 देशों के नजारों को अपने कैमरे में उतारना ही मेरी इस यात्रा का लक्ष्य है। बाल्कन देशों के अंतर्गत आने वाले हैं सर्बिया और मोंटेनेग्रो। नीचे अबू धाबी हवाई अड्डा दूर होता जा रहा है। रेगिस्तान में रूपीकृत एक बृहत हवाई अड्डा है वह। एक तरफ एयरफोर्स के विमान पंक्तिबद्ध पड़े दिख रहे हैं। हवाई अड्डे के मुख्य भागों के पीछे छूटते ही रेगिस्तान के भाग नजर आने लगे। रेगिस्तान के आबादी वाले प्रदेश। बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया बुनियादी ढांचे वाला नगर है अबू धाबी सिटी। दुबई जैसी शान शौकत नहीं है तो भी यूएई में दुबई के ठीक बाद आने वाला नगर है यह। 18 लाख की आबादी वाला नगर है। नीचे अबू धाबी का डाउनटाउन प्रदेश नहीं दिख रहा है। सबसे कम लोगों के बसने वाले क्षेत्र से होकर अभी विमान उड़ रहा है। फिर भी नीचे हाईवे आदि दिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद आंखों के सामने केवल रेत ही रेत नजर आने लगे। एकदम भूरे रंग। हरियाली का कहीं नामो निशान नहीं। विमान के टेक ऑफ करने के बाद अधिक देर किए बिना मेरे सहयात्रियों में कई लोग नींद की आगोश में चले गए। कुछ लोग किताब पढ़ने में लगे हैं। अब 5 घंटे की अरोचक यात्रा। विमान अब अधिक देरी के पर्शियन गल्फ के ऊपर पहुंचेगा। मेरी यात्रा का पथ कुछ इस प्रकार है। कोच्चि से अबू धाबी। अबू धाबी से उड़ान भरने वाले विमान पर्शियन गल्फ के ऊपर से कुवैत के ऊपर पहुंचकर वहां से इराक के ऊपर से लंबी उड़ान भरेगा। फिर दक्षिण तुर्की पहुंचकर तुर्की के ऊपर से उड़कर ग्रीस के एक छोटे भाग को पार करके बल्गेरिया के ऊपर से सर्बिया पहुंचेगा। सर्बिया के बेलग्रेड नगर में मैं उतरूंगा। मेरे चारों ओर के यात्री खर्राटे भरने लगे हैं। उनमें अधिकांश सर्बिया के निवासी हैं। टेक ऑफ पूरी हो जाने के बाद कुछ लोग सीटों से उठे। शौचालय आदि जाने के लिए हैं। गल्फ के कई देशों और यूरोप को जोड़ते हुए अनेकों विमान सेवाएं एतिहाद एयरलाइंस प्रदान करती है। इसके फ्लाइट अटेंडर्स दोस्ताना मिजाज वाले हैं। यात्रियों से हालचाल पूछ रहे हैं। बच्चों से बतिया रहे हैं। पीने के लिए कुछ चाहिए क्या करके पूछ रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्ताना मिजाज वाले लोग।
विमान काफी देर तक उड़ते रहने के बाद दक्षिण तुर्की के ऊपर पहुंचा है। नीचे इराक और तुर्की का मिलाजुला भूभाग नजर आ रहा है। तुर्की के ऊपर पहुंचने पर नीचे नदी और अन्य बड़े जलाशय नजर आ रहे हैं। अभी तुर्की के दक्षिण पूर्व से होकर जा रहे हैं। आकाश से दिखने वाले इन नज़ारों से यह साफ जाहिर होता है कि नीचे की जमीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। ये इराक के साथ तुर्की के सीमावर्ती प्रदेश हैं। दक्षिण पूर्व एनाटोलियन रीजन से जाने वाला प्रदेश, तीव्र गर्मी वाले ग्रीष्मकाल, कड़ाके के ठंड पड़ने वाले शैत्यकाल के एक समान प्रभाव पड़ने वाला प्रदेश। इराक तुर्की सीमावर्ती प्रदेश हमेशा विवादग्रस्त रहता है। इराक के कुर्दिस्तान नामक स्वायत्त प्रांत के साथ तुर्की की सीमा साझा करता है। इराक की सेना को कुर्दिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। वहां कुर्दिश सेना पेशमर्गा ही सब कुछ संभालती है। तुर्की की सीमा पर उन लोगों ने चेक पॉइंट स्थापित कर रखे हैं। इराक में डेरा डाल रहे मित्र देशों की सेना को तुर्की से भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने वाले ट्रक को कुर्द सेना के द्वारा रोके जाना और इस प्रकार विवाद पैदा होना 2015 तक इस क्षेत्र की एक नियमित गतिविधि होती थी। यहाँ कृषि के लिए बिल्कुल भी योग्य भूमि नहीं है। कठोर पहाड़ी श्रृंखला नीचे दिख रही है। शीतकाल के दौरान हिम का चादर ओढ़े पड़ी रहने वाली पहाड़ी श्रृंखलाएं। टॉरस पर्वतीय श्रृंखला के भाग सिलोसाट माउंटेन्स। दक्षिण तुर्की में फैली हुई पर्वतीय श्रृंखला है टॉरस पर्वत। भूमध्य सागर से अनातोलियन पठार तक फैली हुई एक बड़ी पर्वतीय श्रृंखला 3780 मीटर ऊंची चोटी तक उसमें होती है। पर्वत के ऊपर कई जगहों पर बर्फ जमे हुए देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र की संस्कृति में बहुत अधिक प्रभाव डालती रही पर्वतीय श्रृंखला है यह। कांस्य युग में बड़े जनसमूह के वहां बसने के, उनके द्वारा टिन के खनन करने के सबूत टॉरस पर्वत से मिले हुए हैं। टर्की और बल्गेरिया के भूभाग को पीछे छोड़कर विमान अभी भी उड़ रहा है। थोड़ी देर बाद विमान सर्बिया के ऊपर पहुंचा। खेतिहर जमीन के बीच से एक नदी बहती हुई नजर आ रही है। बहुत ही विशाल खेतिहर जमीन ही सर्बिया के ऊपर से होकर इस यात्रा के बीच के मुख्य नजारे हैं। डैन्यूब के द्वारा उपजाऊ बनाए जाने वाली मिट्टी। यूरोप के बाल्कन प्रदेश में कृषि अभी बहुत सजीव है। बड़े पैमाने पर खेती नहीं की जाने वाले प्रदेशों के लिए भी यहाँ खेती होती है। विशाल कृषि भूमि के बीच गांव नजर आ रहे हैं। इन्हें बड़े गांव या छोटे शहर कह सकते हैं। कृषि भूमि की हरियाली से घिरे हुए छोटे शहर। यंत्र की सहायता से कृषि की जाने वाली जमीन है बाल्कन प्रदेश की कृषि भूमि। उसके नजारों से पता चलता है कि बड़े अच्छे सलीके से उसे तैयार करके रखा है। धान्य, फल आदि बड़े पैमाने पर उगाने वाला प्रदेश है ये। मक्की और गेहूं हैं मुख्य धान्य उत्पाद। घरेलू उपयोग के बाद यूरोपियन यूनियन के विविध देशों की ओर धान्य निर्यात किए जाते हैं। उग्रिनोविची नामक गांव अभी नीचे दिख रहा है। सर्बिया के अनेकों कृषि गांवों में से एक है वह। ये हाईवे 75 है। खूबसूरत खेतीहर जमीन को बीच से बांटते हुए यह हाईवे आगे जा रही है। विमान ने नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया है। बेलग्रेड के हवाई अड्डे पर उतरने के लिए ऐसा हो रहा है। नीचे मक्की के खेतों की हरित शोभा। सर्बिया के अन्य दो मुख्य खेती शकरकंद और सूर्यकांति की होती है। पूरे देश के लिए आवश्यक चीनी का उत्पादन यहाँ उत्पन्न किए जाने वाले चुकंदर से होते हैं। खाद्य तेल की भी यही बात है। ये दोनों उत्पाद सर्बिया अन्य यूरोपीय देशों की ओर निर्यात करके भेजता है। दान्यूब, सावा, ग्रेट मोरावा आदि नदियों के द्वारा उपजाऊ बनाने वाली जमीन है सर्बिया की।
सावा और डैन्यूब के संगम स्थल बेलग्रेड ही हैं। सर्बिया नामक देश के बेलग्रेड नामक शहर के निकोला टेस्ला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर हवाई जहाज उतर रहा है। 2 दशाब्द पहले तक लगातार समाचार की सुर्खियों में आने वाला देश हुआ करता था सर्बिया। स्लोबोदन मिलोसेविच नामक शासक ने यहीं रहकर अनेकों सामूहिक हत्याकांडों का नेतृत्व किया था। बिजली में अद्भुत आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की जन्मभूमि है यह। कला, खेल आदि के क्षेत्र में अनेकों प्रतिभाशालियों को पैदा करने वाला देश। एक जमाने के प्रमुख देश रहे युगोस्लाविया की राजधानी हुआ करती थी बेलग्रेड। स्टालिन तक को चुनौती देते हुए जोसेफ निटो नामक शासक ने बेलग्रेड में रहकर अपना राजपाट चलाया था। 5 घंटे की लंबी उड़ान पूरी हो गई। सर्बिया के सबसे बड़ा और भीड़ भरा हवाई अड्डा है निकोला टेस्ला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 2006 में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उद्यमी निकोला टेस्ला का नाम इस हवाई अड्डे को दिया गया था। सर्बिया की वायुयान कंपनी एयर सर्बिया का हब है यह हवाई अड्डा। अन्य 38 वायुयान कंपनियां भी दुनिया के विविध देशों के लिए वायुयान की सेवा प्रदान करती है। विमान के निश्चल होते ही यात्री उतरने की तैयारी में लग गए। अधिकांश लोग सर्बिया के निवासी ही थे। मोंटेनिग्रो आदि पड़ोसी देशवासी कभी कभी बेलग्रेड हवाई अड्डे का इस्तेमाल करते हैं। स्लोबोदन मिलोसेविच, निकोलास टेस्ले, टेनिस सितारे नोवाक जोकोविच आदि ने इस प्रदेश के नाम को दुनिया में रोशन किए हैं। कुछ लोग अच्छे काम के लिए तो कुछ लोग बुरे काम के लिए। 180 लोगों की यात्रा की सहूलियत है इस विमान में। मैं बाहर की ओर चला। अधिक यात्रियों के नहीं होने के कारण ही शायद इस तरह के छोटे विमान को बेलग्रेड की यात्रा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। मैं एक नए देश में कदम रखने जा रहा हूं। अब तक हमारे कार्यक्रम में नहीं दिखाया गया एक नया देश। अब हमारे कार्यक्रम की सूची में सर्बिया का नाम भी होगा। देश की राजधानी में स्थित हवाई अड्डा है तो भी हमारे कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से थोड़ा छोटा है। साधारणतः हवाई अड्डों में ऊपरी मंजिल से होकर विमान में प्रवेश करते हैं तो नीचे की मंजिल से उतरते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इमिग्रेशन का बोर्ड कहीं होगा, वह ढूंढने के बाद ही बाहर निकले जा सकते हैं। यूएस या यूरोपियन वीसा के अपने पास रखने वालों को सर्बिया में किसी अन्य वीसा की आवश्यकता नहीं होती है। मोंटेनेग्रो में भी वैसी ही कुछ व्यवस्था है। मैं यहाँ यूएस वीजा के साथ आया हुआ हूँ। इमिग्रेशन जांच नीचे की मंजिल पर है। उसे पूरा करके मैं अभी लगेज कलेक्ट करने वाले भाग पहुंचा हूं। यहां से मुझे कोई बैग नहीं उठाना है। कस्टम जांच के बाद मैं सीधे बाहर निकला। ये अरेवल हॉल है। विमान उतरे हुए लोगों को ले जाने के लिए आए हुए अनेकों लोग। उन सबको पीछे छोड़कर मैं बाहर निकला। लोग झुंड में बाहर निकल रहे हैं। मेरे इंतजार करने वाला यहाँ कोई नहीं है। मैंने एक टैक्सी करने का फैसला कर रखा है। अभी मैं एक टैक्सी के अंदर बैठा हूँ। किराए के बारे में पूछने पर ड्राइवर ने जवाब दिया, मीटर में जो दिखाए वह देना। इस प्रकार हवाई अड्डे के आगे से मेरी यात्रा आरंभ हुई। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर। बेलग्रेड सिटी सेंटर के रिपब्लिक स्क्वायर के नजदीक है मेरा कमरा बुक किया हुआ होटल। सिटी के ठीक बीच में सबसे प्रमुख स्थल पर रिपब्लिक स्क्वायर स्थित है। इस यात्रा से पता चल जाता है कि हवाई अड्डा एक बड़े कृषि क्षेत्र के बीच में स्थित है। एक सविशेष देश है सर्बिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दक्षिणी स्लाविक वंशों के मिलकर रूपीकृत किए युगोस्लाविया नामक शक्तिशाली देश का भाग हुआ करता था। यह पहले 6 सदस्य राष्ट्रों का एक संघ हुआ करता था युगोस्लाविया। मार्शल टिटो नामक लौह पुरुष के नेतृत्व में 3 दशकों तक अस्तित्व में रहने वाला देश में आंतरिक परेशानी शुरू हो गई। 1992 में युगोस्लाविया नामक राष्ट्र संघ का पतन हो गया। उसके बाद
दक्षिणी स्लाव के सर्ब आदिवासी समूह के लिए एक राष्ट्र रूपीकृत हुआ, वह है सर्बिया। ये बंदा भी दक्षिणी स्लाव वंश के सर्व जनजाति में आने वाला है। इसका नाम मिरोस्लाम है। इतिहास ने हमें बताया है कि जब जातिवाद की बात आती है तब दक्षिणी स्लाव के प्रत्येक जनजाति को क्रूर बनते हुए ही दिखाए गए हैं। अन्य जनजाति के लोगों की सामूहिक हत्या करने में इन लोगों को कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। एक जमाने में सर्बिया दुनिया में सबसे अधिक नफरत किए जाने वाला देश हुआ करता था, तो उसका कारण उस प्रकार की सामूहिक हत्या और खून की नदियां बहाना ही था। पड़ोसी देशों के साथ के युद्ध और आंतरिक युद्धों के बाद अभी सर्बिया कुछ शांत अवस्था में नजर आ रहा है। 70 लाख की आबादी वाला देश। सर्बिया के अंदर स्थित विवादित भूमि कोसोवो की जनता को मिलाकर ही सर्बिया की जनसंख्या की गणना की जाती है। सर्बिया की जनसंख्या में 9% कोसोवो के रहने वाले हैं। उनमें अधिकांश अल्बानियाई मूल के हैं। एक जमाने में पुराने युगोस्लाविया को विश्व के अन्य राष्ट्र कुछ आदर की नजर से देखते थे। जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल नाजर आदि के साथ युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिट्टो के मिलकर ही विश्व राजनीति में उल्लेखनीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन पेश किया गया था। जब नेहरू, कमाल और टिट्टो ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति केंद्रों का समर्थन वो नहीं करते हैं, तो दुनिया ने उसे आश्चर्य के साथ सुना था। कार बेलग्रेड नगर में प्रवेश कर रही है। नगर का पहला चिन्ह वो सामने दिखने वाली इमारत है। वह जनक टावर नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न सिटी गेट करके एक संबोधन भी उसके लिए प्रचार में है। 1979 में निर्मित इमारत है। यह न्यू बेलग्रेड नामक प्रदेश है। सिटी के नए प्रदेश, अच्छी चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स। यहां से हम लोग एक क्रॉस रोड में प्रवेश कर रहे हैं। मिरोस्लाम एक अनुभवी ड्राइवर हैं। हर तरफ शानदार आधारभूत संरचना कर रखी है। यह यहाँ के स्टारक अरीना नामक बास्केटबॉल स्टेडियम है। बास्केटबॉल, टेनिस आदि सर्बिया में बहुत अधिक प्रचार वाले खेल हैं। एक विशाल स्टेडियम है स्टारक अरीना। बास्केटबॉल स्टेडियम के नाम से ही वह प्रसिद्ध हैं, तो भी एक मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम है वह। बेलग्रेड सिटी सेंटर के ठीक बाहर नए शहर के भाग हैं ये सब। सटीक आधारभूत संरचना, नए व्यावसायिक पार्क आदि सब कुछ है यहाँ। पैलेस ऑफ सर्बिया नाम से जाने जाने वाली इमारतों का एक समुच्चय है यह। विविध मंत्रालय, मुख्य सरकारी दफ्तर आदि स्थित इमारतों का एक समुच्चय। 1959 में उसके निर्माण कार्य पूरा हुआ था। उस समुच्चय के पीछे डान्यूब बह रही है। बैंक्स, वाणिज्यिक संस्थाएं, आईटी पार्क्स आदि अनेकों प्रमुख संस्थाएं यहां चलाए जा रहे हैं। आधुनिक काल के अनुरूप की योजना के साथ की संस्थाएं हैं ये सारी। मात्र सर्बिया के ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व यूरोप के ही वित्तीय संचालन केंद्र है बेलग्रेड। सर्बिया में धंधे में व्याप्त लोगों में 31% लोग बेलग्रेड में ही रहते हैं। लघु उद्योग को मिलाकर 1,20,000 कंपनियां बेलग्रेड को केंद्रित करके अपना धंधा चला रही है। यूरोप के ही सबसे अधिक बिक्री दर देने वाले आईटी हब हैं बेलग्रेड। माइक्रोसॉफ्ट, डेल, इंटेल, एसयूसी आदि कंपनियों के यहाँ शानदार डेवलपमेंट सेंटर्स हैं। मिखाएला, पिंपना, बोलवाड़ी आदि जगहों से होकर ही अभी हम गुजर रहे हैं। वहां से थोड़ी देर और दौड़कर कार एक पुल पर चढ़ी। यह सावा नदी के ऊपर बना हुआ पुल है। वो दूर एक मीनार ऊपर की ओर उठा हुआ दिख रहा है, वहीं पुराने नगर के भाग स्थित हैं। ये ब्रैंको पुल है। सावा नदी और डैन्यूब के संगम स्थल पर हैं बेलग्रेड नगर। पुल उतरकर ब्रैंको सड़क से होकर यात्रा अभी जारी है। अधिक देरी के कार डाउनटाउन पहुंची, बेलग्रेड नगर के हृदय भाग की ओर। डैन्यूब और सावा नदी के संगम पर बना एक नगर।
अनेकों शताब्दियों के इतिहास और सांस्कृतिक गरिमा वाला नगर। इस नगर को युद्ध, खून की नदी, क्रांति आदि की कहानी हमसे कहना है। डैन्यूब से बह आई संस्कृति के नगर ने दोनों हाथ फैलाकर स्वागत किया। एक बड़े भूभाग यूगोस्लाविया का शासन इसी नगर से नियंत्रित होता था। शक्तिशाली मार्शल टिट्टो, स्लोबोदान मिलोसेविच नामक तानाशाह आदि ने इस नगर में रहकर शासन किए थे। उनके इतिहास, कहानियां, नज़ारे आदि की ओर की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। कार रिपब्लिक स्क्वायर पहुंचने वाली है। वहां उतरने की उत्तेजना के साथ मैं कार के अंदर बैठा रहा।